Hello students, how are you? I hope that you all are fine and fit at your homes. So dear students, in ninth class revision, fourth chapter is going on. Okay, fourth chapter में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया था कि किस साइंटिस्ट ने क्या मॉडल्स दिए और उनकी क्या एडवांटेजेस थी, क्या डिसएडवांटेजेस थी, ये सब हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में आपके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, मास नंबर्स क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। एंड इन टुडेज वीडियो आज भी हम लोग इस फोर्थ चैप्टर का रिवीजन करेंगे, बिकॉज इस फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में जो रिवीजन के कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो इस वीडियो में हम उनको रिवाइज करेंगे, गॉट इट। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है एक बार वो दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस एनटीएससी में भी और नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, गॉट इट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विद डिफरेंट क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चंस का आंसर देते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वैलेंसी। डियर स्टूडेंट्स, वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है। वैलेंसी तुम्हारी हर जगह काम आएगी और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। वैलेंसी अगर समझ में नहीं आएगी कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो तुम लोग फॉर्मूले भी फॉर्म अप नहीं कर पाओगे और एलिमेंट्स का नेचर भी नहीं बता पाओगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं और इस एलिमेंट का क्या नेचर है, गॉट इट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वैलेंसी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इसको हम कैसे निकालते हैं, वैलेंसी क्या होती है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट। नेक्स्ट, जब हम वैलेंसी पता लगा लेते हैं तो एलिमेंट्स का वैलेंसी के बेसिस पे नेचर कैसे पता लगाएं कि इस एलिमेंट का ये नेचर है, गॉट इट। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वैलेंसी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वैलेंसी। सो वैलेंसी पता लगाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, गॉट इट। फॉर अ न्यूट्रल एटम, जब एक न्यूट्रल एटम होता है उसके लिए एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या प्रोटॉन्स का नंबर, गॉट इट। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या प्रोटॉन्स का नंबर जितना होता है, ठीक है, या तो तुम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कर लो कैलकुलेट, इलेक्ट्रॉन्स का कितना नंबर है, या फिर तुम प्रोटॉन्स का नंबर कर लो न्यूट्रल एटम के केस में, तो वो एक ही बात, गॉट इट। एंड फॉर आयन, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस केस में हम प्रोटॉन्स का नंबर मान के चलते हैं। एटॉमिक नंबर की फिर डेफिनेशन क्या होती है आपकी, प्रोटॉन का नंबर, गॉट इट। तो देखो हम कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या होता है ये। सबसे पहले हमें प्रोटॉन का नंबर या इलेक्ट्रॉन का नंबर पता होना चाहिए। हम एटॉमिक नंबर्स को हमारे सिलेबस में 20 एटॉमिक नंबर्स तक हैं और हमें 20 एटॉमिक नंबर तक याद भी करना है, ठीक है। तो देखो 1 एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड होता है हीलियम, 3 होता है लिथियम, ठीक है। 4 होता है आपका बेरियम का, गॉट इट। 5 होता है आपका बोरॉन का,
6 होता है आपका कार्बन का, 7 होता है आपका नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का होता है 8 एंड फ्लोरीन का होता है 9, ओके, नियॉन का होता है 10। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हम 10 तक देखते हैं, ये एटॉमिक नंबर्स हैं, ये इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हैं। तो जब भी हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पता लगानी होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें एटॉमिक नंबर्स पता होंगे तो हम आसानी से वैलेंसी को कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि हर एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स बांट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, इस एटॉमिक नंबर के आधार पे हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने तुम्हें समझाया था कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n²। इस फॉर्मूले को किसने दिया था? बोरबरी। तो अब क्या होता है, सपोज हमारे पास एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और हमें इस एलिमेंट की वैलेंसी पता लगानी है कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। अभी हम डेफिनेशन ये जब फाइंड करेंगे ना, इसके बाद आएंगे डेफिनेशन पे। ठीक है, तो इसकी हमें पता लगानी है वैलेंसी क्या है। तो देखो, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले कहाँ पर? शेल्स या ऑर्बिट्स। ठीक है, करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को? इस रूल के अकॉर्डिंग। चलो स्टार्ट करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा शेल बनते हैं KLMN। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ठीक है, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो K में हम फिल करते हैं, बाकी शेल हमारे नहीं बने। केवल एक ही शेल बनेगा और वो भी कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट शेल में। ठीक है, अब क्योंकि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, ओके, और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले शेल में इसको फिल कर देंगे। अब जब एक ही शेल बना और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें है कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने अगर किसी शेल में नहीं होते हैं तो वो अनस्टेबल कहलाता है। इसमें एक ही शेल बन रहा है और वो भी एक फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितने की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम अपने अंदर होल्ड करने की। अब इसके पास, बेचारे के पास, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भर गया। अब पहले शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तब ये फुलफिल होगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या पहला शेल बनता है अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल या
डुप्लेटरी। ओके ओके, तो इसमें हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और दिस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकती है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकती है। इस वजह से हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करती है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करती है। अगर स्टेबल होने के लिए कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो उसका नेचर होता है मेटल, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टेबल होने के लिए तो वो कहलाता है नॉन मेटल। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तब भी वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। ठीक है, अगर कोई एटम कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स का नहीं करता, ना गेन करता, ना लूज करता, ना शेयर करता, क्योंकि उसके लास्ट शेल में पूरे भरे भरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब भी वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। ठीक है, तो हाइड्रोजन का, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में हम फिल कर देंगे और उस शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अगर लूज करता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसकी वैलेंसी हो जाती है 1, बिकॉज इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन, शेयर, these number of electrons are called valency. Okay, second definition is combining capacity. एक एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं हम हीलियम 2। गॉट इट? तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे KLMN। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर हम फिल कर देंगे। ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी और पूरे के पूरे फिल हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी होगी 0। जब वैलेंस ना ये लूज करेगा ना गेन करेगा, जब इसकी वैलेंसी 0 है तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। एंड जिस किसी एलिमेंट के शेल्स भरे हुए होते हैं, वो स्टेबल होता है, तो वो एलिमेंट कहलाता है नोबल गैस। तो हीलियम हमारी क्या होती है, नोबल गैस। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर लिथियम, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 3, अब हम इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर है 3, इसका मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल्स में। हमारे पास, हम जानते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये शेल्स होते हैं। गॉट इट? इन शेल्स को हम नाम देते हैं KLMN। अब पहले शेल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एटम में, एटम के अंदर जो शेल्स हैं उसमें। तो हमने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, क्योंकि पहले शेल की जो K शेल होता है उसकी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होल्ड कर सकता है, 2। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा,
तो एक इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, आउटर मोस्ट शेल। तो इसके केवल लिथियम के केवल 2 ही शेल बनेंगे और जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब कोई शेल ही नहीं बना, इसका मतलब इसका लास्ट शेल कौन है, L। तो जो लास्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ओके, और लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। तो इनको क्या कहते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना। कैसे लिखते हैं हम, तो कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, KLMN एटॉमिक नंबर 3 इज इक्वल टू 2,1। ये शेल तो बनेंगे ही नहीं। गॉट इट। अब पहले शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी, ये स्टेबल है। हम इस शेल में आते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इसी वजह से इस नेचर में रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। गॉट इट। तो इसमें कैसे वो रिएक्शन 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पूरा करेगा, अब यहाँ देखते हैं। हम इस शेल में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ये शेल इनकम्प्लीट है, इसका अनस्टेबल है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और हैं कितने, 1। तो ये अनस्टेबल है। अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये 1 इलेक्ट्रॉन में को ही निकाल दे, तो ये जब निकल जाएगा तो ये शेल बच जाएगा, ये स्टेबल है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर या 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर दे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ही लूज कर सकता है वो, और किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स ही उधार ले सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर फिर हमारे पास ये 7 इलेक्ट्रॉन को उधार लेने वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसको गेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आसान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बिकॉज इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, so it has 1 positive charge, and because it loses, so it behave like metals. Therefore हमारे पास जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं नेचर की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करती हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हम एक केस देखते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर है आपका 6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने KL लिख लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिए। अब 6 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में फिल कर दिए। अब इस केस में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। लेकिन
डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो एलिमेंट ना तो लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर सकता, और होल्ड मतलब गेन नहीं कर सकता, उसका न्यूक्लियस इतना स्मॉल होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन को वो लूज नहीं कर सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। देयरफॉर केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और वो पॉसिबिलिटी है शेयरिंग। शेयरिंग किसे कहते हैं? शेयरिंग का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट परमानेंटली किसी को लूज या गेन नहीं करता है, वो समझौता करता है कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेकिन मैं आपसे परमानेंटली नहीं ले रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। मैं परमानेंटली लूज भी नहीं कर रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझ पे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा। शेयरिंग में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं आता एलिमेंट के ऊपर, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। गॉट इट? तो यहाँ पर ये एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं? 4। इसी वजह से इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 4। तो यहाँ पर हमने एक उस डेफिनेशन को देखा जो डेफिनेशन क्या कहती है वैलेंसी की, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो उसकी एक वैलेंसी होती है, अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी एक वैलेंसी होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर, शेयर का केस कब होता है? केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। और शेयरिंग भी अगर होती है तो वो नॉन मेटल ही कहलाता है। जनरली कार्बन जो होता है वो शेयर करता है, ठीक है, सिलिकॉन जो होता है वो शेयर करता है। अब एक केस और देखते हैं। एक है एलिमेंट 7 and 10, ओके, ठीक है। एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, KL, ठीक है। 7 में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? 2, ठीक है। तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिए। सेकेंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो बचे हुए हम इसमें 5 फिल कर देते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट, तो यहाँ पर वैलेंस शेल का नाम हुआ L, क्योंकि लास्ट शेल बना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हुए 5। अब हम वैलेंसी देखते हैं। यहाँ के केस में क्या हुआ, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल नहीं है, तो इसको भी लूज गेन या शेयर करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या करेगा, ये लूज करेगा, गेन करेगा कि शेयर करेगा। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 8, ठीक है। इसके पास है कितने? 5। तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या 5 तो इसके पास है ही, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से गेन कर दे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तक ही लूज कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो लूज तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट कैन लूज अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन, अब एक ही पॉसिबिलिटी बची शेयर। 4 का केस बताया था मैंने तुम्हें, अब एक ही पॉसिबिलिटी बची 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। तो नाउ हियर इट इज गेनिंग 3 electrons, so it acquires, because it is gaining 3 electrons, so it acquires 3 minus charge, ठीक है। और इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई? 3, and because it is gaining, so it behaves like non-metal,
ठीक है, बिकॉज इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड whosoever element gains electron, it is called as electronegative element. So generally metals are electropositive and non-metals are electronegative in nature. ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि अभी मैंने जैसे बताया 2,5 है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा, गेन कर लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इस पे 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फिर 1 करेगा, ऐसे नहीं करते हैं, इकट्ठे लूज होते हैं और इकट्ठे ही गेन होते हैं। फ्रैक्शंस में नहीं होता 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट केस था आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स का, 10 एटॉमिक नंबर है, तो ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने फिल कर दिए 2, सेकेंड में 8 ही कैपेसिटी है इसकी। हम देखते हैं लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही पूरे हैं। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे हैं तो इसको ना तो लूज करने की ज़रूरत है, ना ही गेन करने की ज़रूरत है, ना ही शेयर। देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 0 एंड इट बिहेव लाइक नॉन मेटल। देखो, अगर कोई एलिमेंट लूज करता है तो वो नॉन मेटल, अगर कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स तो वो नॉन मेटल, अगर कोई एलिमेंट शेयर करता है तो भी वो नॉन मेटल, अगर कोई एलिमेंट की वैलेंसी 0 है तो भी वो नॉन मेटल है और उसका नेचर होता है गैस। गॉट इट? और कौन सी गैस? नोबल गैसेस, बिकॉज ऑल नोबल गैसेस हैव फुली फिल्ड लास्ट शेल। So this is all about the valency concept. So what is valency? We have studied now. Valency is number of electrons lose, gain, share. है ना? अब देखो एक और मैंने तुम्हें बताया था अभी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। सपोज कार्बन की हमने देखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 6 के हिसाब से इसका ये, तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल शेयर, सो इट्स वैलेंसी इज 4। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये बताई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है तो इसकी वैलेंसी भी 4 है। दूसरी मैंने बताई कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एलिमेंट अपने साथ कितने एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। तो देखो कार्बन जो होता है ना, कार्बन ने अपने साथ कितने एलिमेंट्स को जोड़ रखा है? 4 इलेक्ट्रॉन्स को। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? CCl4। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी 4 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कितने एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़े हुआ है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है? 4। अच्छा, ये अपनी ऑक्टेट जो 8 इलेक्ट्रॉन शुरू होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट अटेन करना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, और इसी बेसिस पे जो हमारी प्रीवियस चैप्टर था उसमें एक कॉन्सेप्ट था आयंस का। ठीक है, तो देखो अगर कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तभी तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो पॉजिटिव चार्ज 1 है इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी 1 है, और इसने क्योंकि लूज किया हुआ है तो एक ये मेटल है, इस वजह से इसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। मोनो मतलब सिंगल, वैलेंट मतलब वैलेंसी। कैल्शियम ++ लिख लो या कैल्शियम 2+ लिख लो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एलिमेंट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आए हैं। लूज किया है तो इट विल बिहेव लाइक मेटल, और इसलिए हम इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2 होगी। इसका मतलब किसी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उससे हम आराम से वैलेंसी पता लगा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? डाई वैलेंट।
एक एलिमेंट है, इसका 3+ है, 3++ लिख लो या 3 और एक प्लस का साइन लिख लो, एक ही बात है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईवैलेंट। ठीक है, तो वैलेंसी के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को हम या ये कहें कि इन कैटायन एनायन को कैटेगराइज करा हुआ है। हम इनको मोनोवैलेंट भी कह सकते हैं। तो मोनोवैलेंट का एग्जांपल बताओ कैटायंस में, इसका मतलब क्या है? मोनोवैलेंट कैटायंस। इसको क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट कैटायंस। क्यों मोनो? क्यों बोलेंगे? सिंगल, वैलेंट मतलब चार्ज, सिंगल वैलेंसी है इसकी, एक वैलेंसी है। और कैटायन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट कैटायन। अगर हम ये कहें आपसे कि मोनोवैलेंट एनायन, इसका मतलब एक चार्ज होना चाहिए और वो चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है? एक चार्ज है तो वैलेंट हो गया, इस पे मोनोवैलेंट हो गया। एनायन क्यों बोला? नेगेटिव चार्ज है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोवैलेंट एनायन। इसकी भी वैलेंसी कितनी है? 1, लेकिन इसने गेन किया हुआ है तो इट इज नॉन। ठीक है, तो देखो तुमने देखा मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट एनायन। ठीक है, तो इस तरह से मोनोवैलेंट कैटायन भी हो सकते हैं और एनायंस भी हो सकते हैं। और पॉलीएटॉमिक किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं और उस पर चार्ज लगा होता है, जैसे NH4 है प्लस, तो तुम देख रहे हो है तो ये मोनोवैलेंट पॉलीएटम। ठीक है, मोनोवैलेंट पॉलीएटम है ये, देखो। और वो भी क्या है? मोनोवैलेंट पॉलीएटॉमिक कैटायन। 5 एटम्स है, उन पे भी चार्ज है, तो पॉलीएटॉमिक आयन हो गया, पॉलीएटॉमिक आयन। और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे पॉलीएटॉमिक कैटायन। ठीक है, तो ये समझ में आया मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट क्यों बोलते हैं? मोनोवैलेंट मतलब सिंगल चार्ज, अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं कहती हूँ मोनोवैलेंट कैटायन तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं कहती हूँ मोनोवैलेंट एनायन तो उसमें नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों की वैलेंसी 1 है ना, इस 1 है। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बता रहा है इसने लूज किया है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये बता रहा है इसने गेन किया है। दोनों की वैलेंसी कितनी है? 1। ठीक है, बस नेचर अलग है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। बिकॉज वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है। मेटल्स जो होते हैं वो लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वैलेंसी 1 है दोनों की, लेकिन एक मेटल है और एक नॉन मेटल, बिकॉज इट इज लूजिंग एंड इट इज गेनिंग। ठीक है, ओके। एक और चीज है इसमें कि अगर तुम्हें एग्जाम में वैलेंसी दे रखी है तो फॉर्मूले आराम से बना सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ सपोज Na2SO4, ये कंपाउंड कैसे बना होगा? कंपाउंड कैसे बनते हैं? डियर स्टूडेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आपस में जुड़ते हैं और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं, स्टेबल होते हैं। तो एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो कंपाउंड बन जाएगा। तो पॉली एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ के कंपाउंड बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला जब बन रहा है इसका मतलब बहुत सारे एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो जब एक फॉर्मूला बनता है तो यहाँ पर ना वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस होता है, आपस में ये क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पर वैलेंसी याद करना बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत अच्छे से देखो तुम, ये कैसे बना है? यहाँ पर सोडियम जुड़ा है और ये पॉली एटम जुड़ा है। ठीक है, अब Na हमने कैसे बनाया होगा? NaSO4 लिखा, इसके ऊपर 2 होता है और इसके ऊपर 1 होता है। क्योंकि ये बाद में लिखा है तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। फर्स्ट चार्ज हमेशा कैटायन होता है, सेकेंड चार्ज हमेशा एनायन होता है। फर्स्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव एंड सेकेंड चार्ज हमेशा एनायन होता है।
तो इसको हम क्रिस क्रॉस कर देंगे वैलेंसीज को, तो ये 2 इधर आ गया, चार्ज को इग्नोर कर देंगे। फॉर्मूला क्या बन गया, Na2 और 1 तो क्या फॉर्मूला आ गया, Na2। अगर अब तुमसे पूछा जाता है कि तुम इनका चार्ज बताओ, इसके ऊपर क्या चार्ज है दोनों के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 चार्ज किसका होगा, इसका, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ये चार्ज किसका होगा, इसका। और जो पहले लिखा होता है ना किसी फॉर्मूले में, वो हमेशा कैटायन होता है, और सेकेंड क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम का चार्ज कितना हो गया, +1, और SO4 का कितना हो गया, गॉट इट। तो इस हिसाब से अगर हमें वैलेंसी लर्न होती है तो हम आराम से फॉर्मूले फ्रेम अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दीज वैलेंसीज एंड रिवाइज ऑल्सो सो दैट यू कैन फ्रेम द फॉर्मूला इजी, गॉट इट। आई होप कि तुम लोगों को ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।